हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में ये जो चैप्टर है बेहद इंपॉर्टेंट है और ब्रांच अकाउंट्स जो है ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। जिस जिस एग्जामिनेशन में इस ब्रांच अकाउंट की बात होगी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन चैप्टर को, जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार तरीके से एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर लॉजिकली सीखेंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक तो हो गया जी हेड ऑफिस, राइट। हेड ऑफिस वो जो मेन बिजनेस जिस जगह पर रजिस्टर्ड हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन कपड़े का काम करती है, क्लोथ्स की सेलिंग करती है, शूज की सेलिंग करती है, वॉट एवर शूज मान लीजिए। अब शूज की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, इनकी शूज की ट्रेडिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो। अगर इन्होंने शूज बाहर से खरीदे और अपने हेड ऑफिस में बेचे तो भी यहीं से सारा का सारा काम डील हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनका ऑफिस यहाँ पर जो दिल्ली में हेड ऑफिस है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है और अब इन्हें लगता हो कि इन्हें अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना है। तो दिल्ली के इस हेड ऑफिस में बैठे हुए जो ओनर्स थे, उन्होंने सोचा यार हमारा मुंबई में जो है ना बहुत डिमांड है, अब हमें क्या करना चाहिए, वहां पर भी अपनी एक ब्रांच खोल देनी चाहिए। तो इनका जो नाम है, मान लीजिए XYZ शूज है, ठीक है, कंपनी का नाम है जी XYZ शूज। तो इस हेड ऑफिस दिल्ली से सारे के सारे ऑपरेशंस होंगे, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि एक ब्रांच क्यों ना हम मुंबई में भी खोल दें। अब उन्होंने मुंबई में भी अपना ऑफिस खोल दिया और मुंबई के लिए भी अपने लिए एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू कर दिया, और यहां पर एक ब्रांच ओपन हो गई। ब्रांच का मतलब जैसे ट्री की ब्रांच होती है, राइट, उसी का हिस्सा। यही तो होता है कि ट्री है, उसकी एक जड़ें निकली हुई हैं और एक तना है, उसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसकी टहनियां हैं, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ब्रांच समझ लीजिए उसकी टहनी हो गई, ठीक है। जुड़ी वो उसी जड़ से है, उसी जड़ से जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, और उसी तने से जुड़ी हुई है। तो यहां पर जो इस ब्रांच के अंदर काम होगा वो इस हेड ऑफिस के द्वारा डिक्टेट किया जाएगा। मुंबई में बैठे हुए लोग भी इसी हेड ऑफिस के ही एम्प्लॉयज हैं, राइट। तो अब करना क्या है, अब यहां से जो सामान ये खरीदते हैं या बनाते हैं, इन्होंने कंसाइनमेंट तैयार किया शूज का, और वो कंसाइनमेंट मान लीजिए भेज दिया इन लोगों ने मुंबई ब्रांच में। हेड ऑफिस ने ये सामान खुद बनाया या खरीदा। मान लीजिए कि हेड ऑफिस ने खुद कुछ टोटल परचेज की 10 लाख रुपए की, और उस 10 लाख की परचेज का जो सामान किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए परचेज नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने इस टोटल 10 लाख रुपए के सामान में से कुछ गुड्स, इस 10 लाख में से मान लीजिए 4 लाख रुपए का सामान, 4 लाख रुपए का सामान जो कॉस्ट का था, वो उन्होंने अपनी ब्रांच में भेज दिया। अब ये जो शूज हैं जिसमें वो डील कर रहे हैं, जो उन्होंने बाहर से परचेज किए, ठीक है, किसी ना किसी से परचेज किए होंगे। तो ये क्योंकि इनमें डील करते हैं शूज में, तो जो शूज हैं वो कहलाएंगी इनके लिए गुड्स, करेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। तो ये जो उन्होंने परचेज अकाउंट खोला, 10 लाख रुपए की परचेज की, उसी में से 4 लाख का सामान इन्होंने ये उठाया और कहा लो जी लो, भेज दो इसे। कहां पर भेज दो इसे? मुंबई में। अब मुंबई में उन्होंने 4 लाख का सामान भेजा, यही 4 लाख का सामान अब मुंबई के ब्रांच का स्टॉक बन गया। उसे इसी में से सामान अब बेचना है, करेक्ट और नॉट। तो ये सारा सामान जब मुंबई जाके पहुंच गया, तो अब समझिए हुआ क्या। जैसे ही ये गुड्स यहां से भेजी गई, वो बोलेंगे जी ये क्या है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्या शब्द कहे मैंने? टोटल जो सामान हेड ऑफिस ने खरीदा, उसमें से कुछ सामान ब्रांच में भेज दिया गया। गुड्स सेंट टू ब्रांच, 4 लाख रुपए की कॉस्ट का सामान वो कह रहे जी हम भेज रहे हैं। ब्रांच ने बोला जी ठीक है भेज दो, हम इसे यहां पर बेच डालेंगे।
तो गुड्स इनटू ब्रांच जब यहाँ पहुंच गई, अब क्या करना है? अब मुंबई ब्रांच ने इस सारे के सारे सामान को बेचना है। इस पूरे के पूरे स्टॉक में से ये जो स्टॉक आ गया, ये स्टॉक एट ब्रांच हो गया। ठीक है जी, ये क्या हो गया? ये हो गया स्टॉक एट ब्रांच। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो इसी स्टॉक में से या तो सेल हो जाएगी, ठीक है, या ये स्टॉक बचा रह जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई? जरूरी नहीं है कि हम जितना सामान यहां से बेचें, भेजें और वो ब्रांच में पहुंच जाए वो सारा का सारा बिक ही जाए। इट इज नॉट नेसेसरी। तो अब जो है सेल हो सकता है कैश में कर दी उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये सेल क्रेडिट पर कर दी। बोलिए यस और नो, दोनों बातें संभव हैं। तो जो सामान उन्हें भेजा गया उस स्टॉक में से कुछ उन्होंने कैश पर बेच दिया, कुछ उधार पर बेच दिया, यानी ये बन गए डेटर्स। जिन लोगों को उधार पर सामान बेचा उनसे पैसा लेना बाकी है, वो डेटर्स बन गए, ये एसेट बन गया। और जो अनसोल्ड रह गया वो अनसोल्ड स्टॉक हम कहेंगे जी ब्रांच में हमारा मौजूद है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? हम कहेंगे कि ये स्टॉक हमारा कहाँ पर मौजूद है? ये स्टॉक हमारा ब्रांच में मौजूद है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो हमने जब ये शब्द गए कि हमारा स्टॉक ब्रांच में मौजूद है, तो ये क्या है? बिजनेस का ही तो है, हमारा ही तो है। ठीक है, तो हेड ऑफिस में अब सवाल ये आएगा कि वो कहेंगे जी हमारे जो आपने इस ब्रांच में एम्प्लॉयज रखे हैं उनकी सैलरी दो। हेड ऑफिस कहेगा ठीक है भैया सैलरी भी लो। अब सैलरी हो सकता है सीधा हेड ऑफिस से आए, ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसके लिए कैश दे दिया जाए कि जी एक काम करो, स्टॉक तो भेजा ही था, आप ना एक काम और करो, वहां पर ना कुछ ब्रांच में कैश भी भेज दो ताकि वो अपने खर्चे अपने आप निपटा लें। वहाँ की सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, कोई कार्टेज का पैसा देना है, तो उनके पास अपनी जेब में पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला नंबर क्या था? ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने सामान खरीदा, खरीदने के बाद उन्होंने इसमें से 4 लाख का सामान भेज दिया, ये स्टॉक 4 लाख का यहाँ पर पहुँच गया। पॉइंट नंबर 3, 4 लाख का सामान जब यहाँ पहुँच गया, उसी 4 लाख के सामान में से कुछ सेल हुई, उसी 4 लाख के सामान में से कुछ सेल हुई। तो पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। जो सेल हुई उसके लिए कैश रिसीव हो गया और उन्होंने वो कैश हेड ऑफिस में हो सकता है भेज दिया कि लो जी लो कैश आ गया, या फिर कैश उन्हीं के पास रखा रहा। तो दो बातें हो सकती है, कुछ कैश हमने भेजा था कि ये कैश आपको दे रहे हैं खर्चों के लिए, कि अपने खर्चों की पेमेंट करनी हो वहाँ की तो इसी में से कर देना। और इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि कैश अलग से नहीं भेजा और कहा जो कैश सेल होगी ना उस सेल में से पैसा निकाल लीजिएगा और खर्चे करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जो बचे उसे हेड ऑफिस में भेज दीजिएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। उसी तरह से उधार की जब सेल हुई तो हम कहेंगे ठीक है तुम्हारे डेटर्स में हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया और अब ये पैसा लेना बाकी है। तो इसी तरीके से अनसोल्ड स्टॉक भी जो है ये भी हमें लेना बाकी है क्योंकि है तो बिजनेस का ही। तो एक तरह से हम बार बार बोल रहे हैं जी ब्रांच वालों से हमने ये स्टॉक का बेस्ट स्टॉक लेना है, ब्रांच वालों से हमने इतना कैश लेना है, ब्रांच के जो डेटर्स हैं उनसे पैसा लेना है। तो ये जब लेना है कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने अपनी ब्रांच को क्या ट्रीट कर लिया कि हमने सारा पैसा आपसे लेना है। ये स्टॉक हमने आपको दिया शूज़ का, उसके बदले में हमने सारी पैसे लेने। तो एक तरह से इस ब्रांच को ही अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस ब्रांच के पास इतनी बड़ी ब्रांच है ये कि हेड ऑफिस दूर से मैनेज ही नहीं कर सकता, वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह चल रही है और अपने अकाउंट्स भी डिफरेंट तरीके, अपने डिफरेंटली नहीं बोलूंगा, सेपरेटली बोलना चाहिए, सेपरेटली बना रही है, हेड ऑफिस नहीं बना रहा। तो कहानी यहां पर ये आती है कि हमने जब दिल्ली से मुंबई में ब्रांच खोली तो ये ब्रांच भैया अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकती है, हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, अपने अकाउंट्स अपने आप बनाए।
इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच, और एक होती है मेरे दोस्तों डिपेंडेंट ब्रांच। जब मैंने कहा डिपेंडेंट ब्रांच, इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ये ब्रांच, बोलिए जरा जल्दी जल्दी, ये ब्रांच अकाउंट्स बनाने के लिए अपने हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट है। यानी हेड ऑफिस ये सारे के सारे अकाउंट्स बनाता है, बोलिए यस और नो। तो दिल्ली वाली ब्रांच, दिल्ली वाला जो हेड ऑफिस है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारे अकाउंट्स बनाए। उस केस में ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये ब्रांच कहती है नहीं, हमारी तो ऑलरेडी इतनी बड़ी ब्रांच है कि इतने छोटे मोटे खर्चे और इतनी सारी डिटेल आपको वहां भेजने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना अकाउंटेंट यहाँ बैठा दिया हमने, हम ही अपने अकाउंट्स बना के दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो एक चीज आएगी कि डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग कैसे होगी, और दूसरी चीज आएगी कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो इन दोनों के दोनों तरीकों को हम सीखेंगे। लेकिन ये देख लीजिए कि ये हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है और जो मुंबई में है वो आपको क्या नजर आ रही है? अपनी ब्रांच। तो अगर मैंने कहा कि ये हेड ऑफिस दिल्ली में, मुंबई में इसकी ब्रांच, तो हम इसे कहते हैं इनलैंड ब्रांचेस। क्या शब्द वो यूज करते हैं इसका? हम इसके लिए शब्द यूज करते हैं जी इनलैंड ब्रांचेस। यानी जब भी ब्रांचेस की बात आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन ब्रांच हो, करेक्ट और नॉट। ऐसा भी हो सकता है कि हम यहां पर फॉरेन ब्रांच की बात कर रहे हो, कि हमने सिंगापुर में एक ब्रांच खोल दी, कि हमने सिंगापुर में एक ब्रांच खोल दी, फॉरेन ब्रांच। और एक दूसरा है, और वो क्या है? दूसरा है इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच का मतलब क्या हो गया? इनलैंड ब्रांच का मतलब ये हुआ कि ये इंडिया में ही है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? इनलैंड ब्रांच का मतलब हो गया कि ये इंडिया में ही है, ठीक है जी। अब इनलैंड ब्रांचेस जो हमारे पास हैं, हमने इसमें भी दो पार्ट्स देख लिए। क्या? कि या तो ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट होगी और या फिर ये इंडिपेंडेंट होगी। ये हो गई जी डिपेंडेंट ब्रांच। और दूसरी क्या हो गई? इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? कि ये अपने अकाउंट्स अपने आप बनाएगी, और डिपेंडेंट का मतलब कि इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा? हेड ऑफिस खुद करेगा। तो हमने जो यहां पर कहानी देखनी है दोस्तों, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों की देखनी है। उसके अलावा हम बातचीत करेंगे फॉरेन ब्रांच की भी। लेकिन फिलहाल आपके सामने ब्रांच अकाउंटिंग जब होगी तो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है जी। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ये है एक सेकंड पार्ट। इनलैंड ब्रांचेस में भी आपका एक पार्ट डिपेंडेंट का और दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का। इसको कैसे करेंगे, सब बातें आपसे अभी थोड़े समय बाद डिस्कशन होगा। लेकिन अब आप इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट पर नजर डालिए। ये जो मुंबई की ब्रांच है, माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हो सकता है कि प्रॉपर्टी अपनी खरीद ली हो या रेंट पे हो, वॉट एवर बी द सिचुएशन। लेकिन क्या सिर्फ बिल्डिंग ही चाहिए होगी? वहां पर फर्नीचर भी चाहिए, कंप्यूटर्स भी चाहिए, और अदर थिंग्स जो कि एसेट्स के रूप में आती हैं वो भी चाहिए। तो जितने जितने हमारे यहाँ पर हमने एसेट खरीदे, हेड ऑफिस ये भी बोलेगा कि हमने मुंबई ब्रांच को इतने सारे एसेट्स दिए हैं खरीद के, हमने वो एसेट्स भी लेने हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स। समझे ना मेरी बात? एग्जाम्पल क्या है? फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल है। तो हमने वहां पर मान लीजिए कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब लेके दे दिया, तो ये भी पैसा लेना है। तो ऑल एंड ऑल ये कैश की बात भी हो गई, फिक्स्ड एसेट की बात भी हो गई। अब जब बातचीत होगी ना ब्रांच की, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कहेंगे कि हमने जो दिया, एक तरफ तो वो लिख लो, दूसरी तरफ जो लिया या फिर लेना बाकी है वो लिख लो। क्या शब्द बोले मैंने? जो दिया वो लिख दो, जो वैल्यू दी
हमने ब्रांच को जो वैल्यू दी, उस ब्रांच का एक ब्रांच अकाउंट बना डालो। ये ब्रांच एक तरह से हमारी डेटर हो गई, क्योंकि हमने इससे लेना देना सब कुछ दिखाया यहां पर। ये ब्रांच हमारे लिए डेटर हो गई। तो ब्रांच का ही अकाउंट बना लिया। लेकिन इस ब्रांच के डेटर होने के साथ साथ हमने यहां पर अपनी सेल भी दिखा दी, यानी इसका नेचर नॉमिनल भी ऐड कर दिया, कि इसी अकाउंट से यह भी पता लग जाए कि हमने ब्रांच जब खोली तो उसके बाद खर्चे भी किए। तो भाई एक बात बताओ, ये सब करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो हमने ब्रांच अकाउंट जब बनाया तो उसमें एक तरह से उसे डेटर माना कि तुमसे इतना लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमने तुम्हें कुछ दिया भाई। वो कहेंगे हमने तुम्हें वापस भी दे दिया, हम कहेंगे ठीक है डन। जो हमने तुम्हें दिया वो एक तरफ लिख रहे हैं हम, यानी वैल्यू गिवन। जो हमने तुम्हें वैल्यू दी एक तरफ हम वो लिखेंगे। कौन किसको बोल रहा है बात? ये बात हेड ऑफिस ब्रांच को बोल रहा है। हम सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। हम जो सबसे पहला काम सीखेंगे वो डिपेंडेंट ब्रांच का सीखते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की बातें बाद में होंगी। सबसे पहला काम होगा डिपेंडेंट ब्रांचेस का। तो आपको ये बता देता हूं कि जो हमने यहां पर काम शुरू किया है ये डिपेंडेंट ब्रांचेस का है। डिपेंडेंट ब्रांच के केस में मैंने क्या बताया कि इट्स अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। जो इसके अकाउंट्स होंगे, अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच आर मेंटेन्ड बाय the head office, are maintained by the head office। तो अगर मैंने ये कह दिया कि हम अकाउंट्स जो हैं वो ब्रांच के खुद बना रहे हैं यहां बैठे हुए, तो हेड ऑफिस ब्रांच को क्या बोल रहा है कि हमारी बुक्स में आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, यानी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं जी? हम कह रहे हैं जी हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, कि हमने ब्रांच से क्या लेना है और हमने उसे क्या अभी तक दिया है। जो दिया है उसके बदले में ही तो लेना है। तो जो जो हमने उसे दिया, ये आ गया जी पॉइंट नंबर 1। उसके बदले में जो हमने उससे ले लिया, एक तरफ वो लिखना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे वैल्यू रिसीव्ड। क्या शब्द बोलेंगे? वैल्यू रिसीव्ड। ये आ गया जी वैल्यू रिसीव्ड का काम। तीसरी चीज आ गई, जो पैसा लेना बाकी है। क्या शब्द बोले मैंने? जो पैसा लेना बाकी है। अगर बात की जाए यहां पर लेना बाकी है की, तो ये क्या है? वैल्यू टू बी रिसीव्ड। ये क्या है? वैल्यू टू बी रिसीव्ड। अभी तक मिली ही नहीं है, अभी तक ली नहीं हमने, लेनी बाकी है। तो 3 बातें मेरे दोस्तों हमने यहां पर सीख ली। नंबर 1 कि हमने क्या दिया, क्या ऑलरेडी उसके बदले में ले चुके हैं और कितना लेना बाकी है। राइट। अब बड़े ध्यान से सोचिए, अगर आपने 10 दिया और 12 ले लिया और 8 लेना बाकी है, तो भाई 10 के बदले में आपकी लेनदारी
बन गई कितने की? 20 की। यानी यहां पर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उस ब्रांच से आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहां पर 16 दिया, ये केस 1 हो गया। ठीक है जी, अब इसको भूल जाइए। अब 16 दिया और 11 और 2 यानी 13 ले लिया, लेना बाकी है, तो भैया 3 का लॉस हो गया। क्या ये बात समझ आई सभी को? तो कहानी यहां पर यही है कि जब आप इस तरह की बातचीत करेंगे और कहेंगे, और ये बात कहेंगे कि हमने लिया ज्यादा और दिया कम, या लेना ज्यादा है दिया है कम, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हमने इसीलिए कहा कि एक तरफ तो हम ये बोलेंगे कि आपसे हमने इतना लेना है, लेना बाकी है तो एसेट है, इसीलिए आपको डेटर ट्रीट कर रहे हैं हम। लेकिन आपसे ही हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट भी नेचर बना दिया। उस लेने देने के डिफरेंस को ही हमने प्रॉफिट या लॉस के रूप में यहां पर कैलकुलेट कर लिया। तो ये है ब्रांच अकाउंट के डेटर मेथड का तरीका। मैंने जब आपसे कहा कि हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि हमने उसे डेटर मान लिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि इस मेथड का भी कोई नामकरण कर देना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेथड कहलाएगा डेटर्स मेथड। ये मेथड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डेटर्स मेथड। ये है डिपेंडेंट ब्रांचेस को करने का सबसे पहला तरीका, डेटर मेथड। ठीक है जी, तो ये कहानी अब बढ़ाते हैं आगे। ठीक है जी, क्यों ना एक काम करें, क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ये काम करते हैं कि हम इसका फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर लेते हैं जरा सी, कि इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ठीक है ना? तो हमने जो जो दिया एक तरफ वो लिखा, और जो एक तरफ लेना बाकी है या ले लिया वो भी लिख देते हैं। ठीक है? तो जो मैंने एक तरफ दे दिया वो मेरे सबसे पहले डेबिट साइड में लिखने का काम हमारा शुरू होगा। मैं लिखूंगा जी ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है जी, ब्रांच अकाउंट में मैंने लिख दिया कि ये पैसा हमने लेना बाकी है, ये हमने पहले दिया है। पहले तो देने की बात करो ना, क्या क्या दिया जो हमने उससे लेना है। हमने सबसे पहले उसे कुछ जो एसेट्स वगैरह लास्ट ईयर में दिए थे, माय डियर फ्रेंड्स, इस साल की शुरुआत में क्या वही लेना बाकी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल लेना बाकी होगा। तो हम कहेंगे कि जो लास्ट ईयर में हमने आपको दिया था वो इस बार लेना बाकी है। बोलिए यस और नो। तो उनमें क्या क्या चीज हमारे सामने आएगी, सबसे पहले मैं आपके सामने वो लेकर आता हूं। हम कहेंगे टू ओपनिंग एसेट्स। हमने आपके पास जो भी ओपनिंग एसेट्स रखे हुए हैं जो लास्ट ईयर के थे, सबसे पहले तो उनकी बात करो। सबसे पहले तो उनकी बात करो कि हमने आपके पास बिगिनिंग में कुछ कैश, लास्ट ईयर में कुछ कैश रखा था, वो हमने आपसे लेना है। वो कैश जो हमने ब्रांच के पास रखवाया था वो लेना बाकी है। लास्ट ईयर हमने आपको कुछ स्टॉक भेजा था जो आप पूरा बेच नहीं पाए थे, तो कुछ बच गया था, वो स्टॉक भी लेना बाकी है। फिर आपने जो स्टॉक हमसे लिया था उसे उधार पर बेचा। उधार पर बेचा तो डेटर बने, अब हमें उन डेटर से भी पैसा लेना बाकी है। उसके अलावा हमने आपको अपनी तरफ से कुछ मशीन भेजी, कुछ मोटर व्हीकल भेजे, कुछ फर्नीचर भेजा, कुछ कंप्यूटर्स भेजे। ये सब जो है ये एसेट्स दिए हुए हमने आपको ब्रांच में, वो भी लेने बाकी हैं। तो उन सारे के सारे एसेट्स की ओपनिंग की डिटेल हम यहां लिख देंगे कि ये हमने आपको दिया हुआ है जी। उसके अलावा
इस बार और स्टॉक की अगर जरूरत पड़ी इस साल के दौरान तो हमने वो स्टॉक आपको और भेजा। जैसे कि मैंने क्या बताया था, हमने सामान ज्यादा खरीदा था 10 लाख रुपए का, लेकिन उस 10 लाख के सामान में से सारा का सारा हमने बाज नहीं रखा। हेड ऑफिस में भी हम सामान बेचेंगे, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन उस 10 लाख रुपए के इस स्टॉक में से हमने 4 लाख का सामान आपको भेजा था और हमने कहा था कि क्या है ये, गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो इसका मतलब जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है वो भी तो हमने उसे दिया, गुड्स सेंट टू द ब्रांच। तो सबसे पहले नंबर 1, फिर ये 2, गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब अगली कहानी, हमने बहुत सारे जो खर्चे थे ना इसी ब्रांच के वो खुद ही दे दिए। वहां पे काम करने वाले लोगों की सैलरी हमने यहीं से दे दी, तो हम कहेंगे कि ये तो ब्रांच के एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट कर दी, चाहे वो सैलरी रही हो, चाहे वो कार्टेज रही हो, चाहे वो रेंट रहा हो, चाहे वो फोन का बिल ही क्यों ना हो, जो खर्चे हमने दिए वो ब्रांच के खर्चे थे, ये भी तो हमने दिया। ये सब हमने दिया, जो दिया एक तरफ लिख दिया। अब उन्होंने वहां से सामान बेचना शुरू किया। बेचने के बाद अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वो पैसा इमीडिएटली मिल गया, ठीक है जी, कलेक्शन हो गई, और वो या फिर उधार पर बेचा। लेकिन हमें यहां पर यह क्या रखना है कि हमने तुमसे क्या लिया, ठीक है कि नहीं। ये ओपनिंग एसेट हो गया नंबर 1, ये वो सामान हो गया जो हमने वहां भेजा, ये खर्चे हमने उनके बिहाफ पर कर दिया। और अब इससे अगली कहानी आती है, अब इससे अगली कहानी यहां पर यह आती है, इससे अगली कहानी आती है कि यहां पर हमने कैश कलेक्शन कितनी कर ली बाय रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच। अब रेमिटेंसेस का मतलब क्या हो गया जी, उन्होंने कितना पैसा हेड ऑफिस में भेज दिया, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। अब दो बातें हैं कि कैश माल बेचा वो कलेक्ट करके भी भेज दिया, यानी कैश सेल वाला सारा पैसा तुमने यहां पर हमें भेज दिया, या फिर जो सामान तुमने कलेक्ट किया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो भी तुमने हमें भेज दिया। भाई जो भी सामान था, जो भी सामान बेचा उधार पर, उसके अगेंस्ट पैसा लेना बाकी था, वो जो लेना बाकी था जब मिल गया वो कलेक्शन तुमने कर ली, वो पैसा तुमने भेज दिया। तो ये क्या है जी, वैल्यू गिवन। ये क्या है, वैल्यू रिसीव्ड। ये वैल्यू रिसीव्ड हो गई। अभी तो बताया था कि जो हमने दिया वो एक तरफ यहां लिखा, समझे मेरी बात के नहीं, जो हमने उसे दिया वो एक तरफ लिखा, यह है वैल्यू गिवन। और दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ हमने कहा कि वैल्यू रिसीव्ड है। जैसे कि हमने कहा कैश कलेक्ट हो गया, और दूसरी तरफ यहां पर क्या गया कि कैसा कितना पैसा लेना बाकी है। लेना बाकी है तो एसेट है, करेक्ट और नॉट। तो मैंने जब यहां कह दिया रिटर्न कि रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ये मिल गया, ये ले लिया, और लेना क्या बाकी है वो लिख देते हैं। ये लीजिए, लिख दिया हमने बाय क्लोजिंग एसेट्स, यानी ये पैसा भी लेना बाकी है। क्या ये बात समझ में आई? ये पैसा लेना बाकी है। और अगर मैंने कहा कि ये पैसा लेना बाकी है, क्लोजिंग एसेट्स है हमारे, तो इनमें भी तो कैश हो सकता है कि साल के अंत में इतना कैश बचा। इनमें भी स्टॉक हो सकता है कि साल के अंत में वहां कितना बचा। इनमें डेटर्स हो सकते हैं, कितने बचे। इनमें अदर एसेट्स भी हो सकते हैं, कितने बचे। करेक्ट और नॉट। तो ये वो है जो लेना बाकी है। अब जो ले लिया और लेना बाकी है
उसके बदले में जो दिया इनका डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस को बता देगा। वेरी वेरी सिंपल। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, तो प्रॉफिट बच गया। अगर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट तो प्रॉफिट बच गया। बोलिए यस और नो। यानी बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी वो ये होगी। ये है पॉइंट नंबर 6। लेकिन मान लीजिए कि लॉस हो गया, यानी क्रेडिट इज लेस डेबिट इज मोर, तो डेबिट साइड अगर ज्यादा होगी तो ये लॉस बच गया। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग फिगर बन गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को आपको यहां पर समझाऊं और ज़रा जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन कराऊं तो देखते हैं कि कैसे काम किया जाएगा। ध्यान रखिए, हम ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। अभी मैंने आपको बस एक लॉजिक बताया कि नॉमिनल अकाउंट का जो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, या जैसे आपने कंसाइनमेंट अकाउंट अगर पढ़ा हुआ है तो वहां पर जो हमने लॉजिक लगाया था वैसे ही काम हम यहां करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर भी जो लेना है वो एसेट है, वो हमने डेबिट किया हुआ है, जो मिल गया वो क्रेडिट हो गया, एसेट को रिड्यूस कर दिया। तो आइए जरा क्वेश्चन देख लें। लिखा है एक्सपी लिमिटेड ओपनड अ ब्रांच एट दिल्ली एंड सेंट गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच को भेजा एंड दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट एट ₹62,000। नो अदर ट्रांजैक्शंस occurred at the branch. Prepare branch account in head office books and find out the profit. तो अब हम इन द बुक्स ऑफ एक्सपी लिमिटेड बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाएगा, यह है ब्रांच अकाउंट्स, दिल्ली ब्रांच अकाउंट, ठीक है जी। यह है दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, यहां थोड़ी जगह कम थी, अदरवाइज मैं हेडिंग में डालता इन द बुक्स ऑफ एक्सपी लिमिटेड, ठीक है ना, और फिर नीचे लिखता दिल्ली ब्रांच अकाउंट। तो थोड़ी जगह ऊपर कम होने के कारण मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं। तो एक्सपी लिमिटेड की ब्रांच दिल्ली में जो है उसके लिए अब अकाउंट्स बनाने हैं। अब सवाल ये आता है कि यहां पर हमने कितने का सामान भेजा, 50,000 का सामान भेज दिया जी। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच हो गया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, 50,000 का सामान भेज दिया। फिर आई बात कि उन्होंने इसे उधार पर बेच दिया तो कैश कलेक्शन नहीं हुई, लेना बाकी है, यानी साल के अंत में भी ये क्लोजिंग एसेट के रूप में आएगा, क्लोजिंग बैलेंसेस के रूप में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस के रूप में डेटर्स आ जाएंगे कितने रुपए के, 62,000 रुपीज के, और उस 62,000 में से 12,000 रुपए का ये प्रॉफिट आ गया, क्योंकि दो ही चीजें थी। ठीक है ना। तो यह आ गया टू प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट फ्रॉम दिल्ली ब्रांच। ये बैलेंसिंग फिगर है। अब ये हमारे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, जो हेड ऑफिस का मेन अकाउंट बन रहा है ये उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये समझिए कि ये चीज क्या है, ये उस ब्रांच के ऑपरेशन से हुआ प्रॉफिट है, राइट। लेकिन अगर मेरी 10 ब्रांचेस भी हैं तो सभी का प्रॉफिट एक जगह टोटल तो किया जाएगा, हेड ऑफिस के उस जनरल अकाउंट में, जनरल P&L में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
जो कि एक ही पूरे के पूरे बिजनेस का होगा, उस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। ये वो बैलेंसिंग फिगर थी जो हमने यहां ट्रांसफर कर दी। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होती तो मैं इसे लॉस दिखाया था क्रेडिट साइड में। तो ऑल इन ऑल दोनों साइड्स 62 में से जब 50 मैंने माइनस किए तभी मेरे पास ये 12,000 का बैलेंस आया। इस तरीके से हमने इस अकाउंट को पहले सॉल्व करना है। अब आपने देखा केवल एक ही एंट्री थी। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि और भी इसके अलावा मल्टीपल एंट्रीज है। तो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको कि जैसे हमने यहां पर गुड्स भेजी थी, राइट? तो जब गुड्स दी हैं तो हमने कह दिया जी डेबिट की आपसे लेना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो ब्रांच होती है वहां पर गुड्स जब पहुंचती हैं तो वो मान लीजिए खराब हो जाती हैं, बिकने लायक नहीं हो जाती, या जो चीज़ उन्होंने मंगवाई थी वो सेम चीज़ वहां पर नहीं पहुंची, तो वही जो ब्रांच है वो सामान वापस भी भेज सकती है। तो जो हमने यहां पर गुड्स सेंट लिखी थी कि हमने यहां पर सामान भेजा था, माय डियर फ्रेंड्स, वही सामान वहां से रिटर्न भी आ सकता है। ठीक है ना? तो मैं यहीं पर, हालांकि यहां लिखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एक काम करते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है ना? और एक यहां पर 4B बना देता हूं या कुछ और नंबर डाल देता हूं। चलो 7 की जगह 5A डाल देता हूं। ठीक है, ये 5B कर देता हूं। तो यहां जैसे हमने गुड्स को भेजा, ठीक है, और वैसे इससे बेटर रहेगा 2A 2B कर देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये जो भेजी ये 2A और इधर लिख देता हूं 2B। करेक्ट। तो वही गुड्स जो यहां से भेजी थी हमने, तो हमने कहा जी ब्रांच से हमने लेनी है तो हमने ब्रांच को डेबिट कर दिया। लेकिन अगर वही सामान उन्होंने वापस हमें भेज दिया कि भाई हमारे काम का नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो यही आ जाएगा बाय गुड्स, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब देखा जाए तो हमने ब्रांच अकाउंट को यहां डेबिट किया था और यहां पर हमने ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये सेंड टू ब्रांच अकाउंट जो हम बोल रहे हैं ये रिटर्न के लिए बोल रहे हैं कि गुड्स रिटर्न कर दी। ठीक है ना? तो ये गुड्स रिटर्न के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल अब 2 हमारे पास आ गया। ये देखें, ऐसे लिखा है एक्सपी लिमिटेड ओपनड अ न्यू ब्रांच एट दिल्ली। एक्सपी लिमिटेड सेंड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स इन कैश एट ₹70,000। ब्रांच पेड एक्सपेंसेस ऑफ 8,000। अच्छा, अब देखो बड़ी कमाल की बात यह है कि ये ब्रांच ने पैसा अपने आप खर्च किया है। जो जो भी चीज मैंने खुद यहां से पे की, ठीक है, जैसे ब्रांच एक्सपेंसेस मैंने पे किए, हेड ऑफिस ने पे किया, और यहां से हमने एक्सपेंसेस के लिए कैश पे किया। ये जो कैश गया था, ये जो कैश या बैंक जैसे भी पेमेंट की गई हो, ये एक्सपेंसेस की पेमेंट है बाय हेड ऑफिस। ये जो है ये हेड ऑफिस ने पे किया है। हेड ऑफिस ने सीधी सैलरी पे कर दी, सीधा रेंट पे कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन मान लीजिए जो कैश हमने उसे बिगिनिंग में दिया हुआ था, जैसे ये, इस कैश में से ही अगर उसने अपनी ब्रांच के खर्चे कर दिए ब्रांच मैनेजर ने, तो वो क्या कैश कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब वो खर्चा अपने आप कर देते हैं तो ऐसा भी होता है कि जो हमने कैश सेल्स वहां देखी कि ये कैश सेल्स वहां पर उन्होंने की, ये कैश भी तो उनके हाथ में आया, उसी कैश में से उन्होंने वो अमाउंट पे करके रिमेनिंग हमें पे कर दिया। ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि ब्रांच ने एक्सपेंस अपने आप पे किया 8,000। तो भाई कहां से किए होंगे? उन्होंने इसी 70,000 से किए होंगे जो कि सामान बेचकर उन्होंने रिसीव किए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश कलेक्शन आएगी, रेमिटेंस जो वहां से भेजी जाएगी, जो रेमिटेंस हेड ऑफिस में भेजी जाएगी, वो 70 में से, इस 70,000 में से 8,000 माइनस करने के बाद जो है वो बेचा जाएगा, क्योंकि ये कैश पे बेचा गया। तो यानी 62,000 रुपीज की ये कैश रेमिटेंस हो जाएगी। कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस कितने की हो गई वो देख लीजिए आप। ये 70,000 क्या है? ये 70,000 कैश
सेल्स है। और ये 8,000 क्या है, ये 8,000 क्या है, ये 8,000 है एक्सपेंसेस पेड बाय, एक्सपेंसेस पेड बाय व्हाट, बोलो जल्दी जल्दी, द ब्रांच। तो ब्रांच ने पे किया, राइट। अब एक बात आप समझ लीजिए कि यही वो कैश है जिसके लिए हम एक मेमोरेंडम कैश अकाउंट बना डालेंगे, जो कि ब्रांच के बिहाफ पर हम देखेंगे जी ब्रांच में इतना आया, इतना पैसा पहले पड़ा था, इतना उन्होंने अपनी जेब में से पे किया, फिर जो बैलेंस जो बचा है वो ब्रांच में और वो हमने उनसे लेना है। जैसे कि हमने ये देखा कि ये उन्होंने रिसीव किया, तो ब्रांच अकाउंट अगर बनाएंगे आप यहाँ पर मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, तो कैश में ये रहेगा कि जी 70,000 सेल से आया और 8,000 उन्होंने पे कर दिया, यानी अभी भी ब्रांच में 62,000 बैलेंस कैरेट डाउन बचा हुआ है और यही हमने उनसे लेना है, राइट। तो आइए इसके लिए ब्रांच अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो फिर वही बात, हेडिंग डाल दी जाएगी किसका अकाउंट है, ऊपर इन द बुक्स ऑफ लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद की कहानी यहां पर आएगी कि हमने सबसे पहले सामान भेजा 50,000 का, तो ब्रांच में कोई ओपनिंग एसेट वगैरह तो थे नहीं, ठीक है ना। ओपनिंग एसेट वगैरह होते तो हम यहाँ लिख लेते, करेक्ट, वो कुछ ऐसा है नहीं इसमें, तो ये कुछ नहीं है। तो हमने सीधा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट लिख दिया कि हमने गुड्स भेजी, कितने की भेजे जी, 50,000 की। और फिर यहां पर सिचुएशन क्या है कि नो अदर ट्रांजैक्शन अकर्ड एट द ब्रांच। अब ये उसने बोला जी उसने एंटायर गुड्स कैश पर बेची और एक्सपेंसेस 8,000 पे कर दिए, तो बचा कितना, 62,000 वहां पर कैश बच गया। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि उसने इतना पैसा रिमिट कर दिया, अगर लिखता तो हम वो कैश रिसीव कर लेते, नहीं लिखा, इसीलिए हम क्लोजिंग एसेट में लिख देंगे बाय क्लोजिंग एसेट्स, ठीक है ना। हमने उनसे क्या लेना है, हमने कैश लेना है। अब कैश कितना लेना है, टोटल 70,000 की सेल्स में से 8,000 के खर्चे माइनस करने के बाद वो हमें बचा हुआ 62,000 देंगे, दिया नहीं है, समझे मेरी बात के नहीं। तो यहां से जो ये नेट प्रॉफिट निकल के आया, जो उस ब्रांच का नेट प्रॉफिट है, ये जनरल P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो प्रॉफिट जो है आप इसे नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, ठीक है, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, ठीक है। जनरल P&L में इसलिए ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि एक तरह से मान लो सारी ब्रांचेस की जो नेट प्रॉफिट है वो इकट्ठे अल्टीमेटली ट्रांसफर किस में होंगे, मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है कि नहीं। तो ये 62 में से हमने जब इसे माइनस कर दिया तो हमारे सामने ये 12,000 का प्रॉफिट यहां पर भी आ गया, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आपने अच्छी तरह से देख ली, पिछले क्वेश्चन में भी और इसमें भी। आइए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां क्या लिखा है, लिखा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन बाय ब्रांच इफ ट्रांजैक्शंस आर एज अंडर। तो गुड्स हमने भेजी 50,000 की, लेकिन फर्नीचर जो था वो पहले कुछ भेजा था, यस हमने बिगिनिंग में 10,000 का फर्नीचर भेज दिया था। उन्होंने वहां पर उधार का सामान बेचा, क्रेडिट पर सामान बेचा, वो 62,000 रुपीज का था, जिसमें से बैड डेट से 1,000 के हो गए, इसका मतलब वो पैसा नहीं मिला। तो 62,000 में से 1,000 माइनस करके 62 में से 1 माइनस किया तो 61 जो बचा है वो डेटर से हमने अभी भी लेना है, वो बन जाएगा एसेट। समझ में आई बात। अब उसके बाद अगली कहानी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये भी ब्रांच में रखा हुआ है। ये क्लोजिंग डेटर वो इसी की कैलकुलेशन है, ये जो मैं 61,000 आपको बता रहा हूं ये उसी का बैलेंस है, ये कोई अलग से बैलेंस नहीं आया, 61 उसी का नेट बैलेंस है, ठीक है। और फर्नीचर जो शुरू में भेजा गया था 10,000 का, उसमें लिखा है कि 20% का डिप्रिसिएशन, यानी 2,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, तो 8,000 का क्लोजिंग एसेट यहां पर बच जाएगा। तो अब ये वही सेम चीजें हमारे सामने आनी शुरू हो गई, उसमें एक एडिशन हो गया। इस बार जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइए देखें। यहां पर सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन ब्रांच, ठीक है ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दिया जी। डेटर मेथड चल रही है, 50,000 का सामान था, हमने उसे फर्नीचर भी भेजा, ठीक है ना। ब्रांच के अंदर हमने फर्नीचर भी भेज दिया, बिगिनिंग में फर्नीचर गया, वो एसेट भी हमने उसे दिया। तो जो देते जा रहे हैं वो एक तरफ लिखते जा रहे हैं, 10,000 का ये भी एसेट था। फिर उसने कहा जी सेल हुई, और सेल कितने की हुई, 62 की, लेकिन उसमें से 1,000 बैड डेट्स हो गए, तो हमें डेटर का भी अकाउंट बनाना है।
यहाँ एक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनेगा, तो जो नॉर्मली डेटर अकाउंट बनता है हम उस ब्रांच के बिहाफ पर बना रहे हैं कि उसके पास उसने सामान जो है बेचा उधार पर, डेटर से कुछ कलेक्शन कर ली, हालांकि यहाँ कलेक्शन का तो कुछ है नहीं, तो मैं डेटर अकाउंट आपको बनाना अभी सिखाऊंगा। लेकिन यहां पर वो नेट अमाउंट हमारे सामने डायरेक्टली नजर आ रहा है क्लोजिंग का, वो हमें यहां लिखना है, ठीक है। तो कोई कलेक्शन तो हुई नहीं, तो दो बातें बताई थी, क्या ले लिया और क्या लेना बाकी है। तो क्या कोई कैश कलेक्शन हुई, कैश रेमिटेंस हुई, कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। यहां देखा तो कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कहूं कि सीधा क्लोजिंग निकाल लीजिए आप, क्लोजिंग एसेट्स वहां पर कितने हैं, तो उनमें से सबसे पहला हमारे पास क्या आने वाला है, सबसे पहला आने वाला है डेटर्स का अमाउंट। और डेटर्स का अमाउंट 62,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद 61,000 हमने लेना है। उसके बाद जो हमने फर्नीचर दिया था उस फर्नीचर में डेप्रिसिएशन हो गया, 10,000 में से 2,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 8,000 रुपए बच गए। अब बताइए क्या इसके अलावा कोई भी आइटम यहां पर आपको दिखाई दे रही है? द आंसर इज यस, क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाई दे रहा है, तो वो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक आप यहां दिखा दीजिए, वो हमने क्लोजिंग स्टॉक भी यहां पर दिखा दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं जी आगे, और ये 10,000 का अमाउंट भी यहां पर आ गया, ये तीनों 1 2 3 हो गई। अब बैड डेट्स क्रेडिट सेल इसका काम ऑलरेडी हो चुका है, इसका नेट हमने दिखाई दिया है, ये सामान भेजा था, दैट्स इट। तो अब यहां पर हमने कर दिया जी टोटल, इसका टोटल कितना आ गया ये लिख लीजिए, और ये आ गया 79,000 में से 60 चला गया, माय डियर फ्रेंड्स ये बच गया जी 19,000 रुपए, ये बच गया 19,000 रुपए, ठीक है ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे, फिर वही कहानी, टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, ये वो नेट प्रॉफिट है जो इस ब्रांच से हुआ और जनरल पी एंड एल में जा जाएगा, वो हेड ऑफिस में उसके पी एंड एल में ऐड होने वाला है, ठीक है ना। तो ये कहानी भी यहां पर हो गई समाप्त। एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया है ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहां पर क्लियर करने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर ही मैं आपको वो डेटर का अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। डेटर का अकाउंट बड़ा सिंपल सा होता है कि हमने डेटर को जो जो सामान पिछले साल बेचा था उसके बदले में जो पैसा नहीं मिला वो आज भी इस साल की शुरुआत में भी लेना होगा, करेक्ट और नॉट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जब हम डेटर का अकाउंट बनाते हैं तो हम कहते हैं भाई देखो हमने तुमसे इतना पैसा लेना था, ठीक है ना। ये मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनेगा, वो ब्रांच के बिहाफ पर समझो हम अकाउंट बना रहे हैं, और उसके डेटर की बात हो रही है कि जब उन डेटर्स को ब्रांच ने सामान बेचा तो क्या होगा। ब्रांच ने जब सामान बेचा तो वो कहेंगे जी ठीक है जी, पुराना भी तो हमने तुमसे पैसा लेना है, तो पहले तो ओपनिंग डेटर का अमाउंट बताओ जी पिछले साल का जो लेना था, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा इस साल क्या सेल हुई, उधार का सामान जो बिकता है वो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट। लेकिन वो जो सामान बेचा उसमें से कुछ रिटर्न भी तो आ सकता है, तो बाय रिटर्न्स एक तरह से सेल्स रिटर्न हो गई आपकी, जो सेल्स रिटर्न लिख दो। फिर वही डेटर्स इस बार हमें कुछ पैसा देंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, नॉर्मल एंट्री, तो डेटर को क्रेडिट हो गया, यानी उनसे कैश की कलेक्शन हो गई, ठीक है ना। ये हमने उससे कैश रिसीव कर लिया। अच्छा, यहीं पर इसी सिचुएशन में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पैसा नहीं देंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो वो पैसा भी नहीं आएगा। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो जल्दी पैसा दे देंगे, हमसे वो कहेंगे कि देखो अगर मैं आपको पैसा जल्दी दे दूं तो मुझे क्या डिस्काउंट दोगे। हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हें 10,000 का अमाउंट है, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, 9,000 ले लिए, तो जो 9,000 की कलेक्शन हुई वो तो आ गया कैश रिसीव्ड में, लेकिन वो जो 1,000 का डिस्काउंट है हमें उसको भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेनदारी में तो हमने लिखाया हुआ था, और डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड भी यहीं पर आ जाएगा, करेक्ट और नॉट। और इसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां दिखा दिया, ये सारी की सारी हमारे पास
ये सारी की सारी हमारे पास ये फिगर्स आपके सामने यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी, तो अब क्या करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं ये, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी जितनी भी हमने बातें अभी की वो सारी की सारी क्रिस्टल क्लियर और हो जाएंगी। जो भी बेसिक क्वेश्चंस की हैं वो तो उसमें मिलेगा ही, और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पूरा प्रोफॉर्मा देखा वो सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में मिलने वाली है। ये देखें इसे, और लिखा गया है बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। They send goods at cost to their branch at Nagpur. However, direct purchases are also made by the branch for which payments are made at head office. यानी अभी तक जो पेमेंट वाली बातें आएंगी वो डायरेक्ट परचेज वो करेंगे, लेकिन उसकी पेमेंट कौन करेगा? उनकी पेमेंट जो करेगा वो हेड ऑफिस करेगा। ठीक है। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। डेली जितना पैसा आया वो कह रहे जी डेली के डेली जमा करवा दिया जाता है। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर मेथड। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले जब भी डेटर मेथड की बात आती है तो हमें दो बातें बहुत ध्यान से सोचनी होती हैं। उनमें से एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ज़्यादातर केसेस में डेटर की मल्टीपल एंट्रीज होंगी। तो उससे पहले जैसे मैंने अभी डेटर अकाउंट आपको जस्ट सिखाया, आप उसके अकॉर्डिंगली डेटर अकाउंट बना लो एक। उससे आपको डेटर की क्लोजिंग या कलेक्शन, इनमें कोई ना कोई ऐसी मिसिंग फिगर होगी वो जो मिल जाएगी, वो बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आप ब्रांच अकाउंट बनाओ, राइट। तो हम पहले यही काम करेंगे, क्यों ना डेटर वाली सारी एंट्रीज को मार्क कर लें। जैसे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश अलग है, हमें देखना है डेटर की आइटम, तो डेटर का ओपनिंग अमाउंट 25,000 ये रहा। फिर क्रेडिट सेल उधार पर बेचता है तो ये भी वहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। कस्टमर्स ने वो रिटर्न कर दिया तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, इसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके अलावा बैड डेट्स का अमाउंट, डिस्काउंट टू कस्टमर्स का अकाउंट। फिर लिखा है रेमिटेंसेज टू हेड ऑफिस, ये रिसीव कर ली, और रेमिटेंसेज टू हेड ऑफिस नॉट रिसीव्ड सो फार। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेमिटेंस का मतलब इतना पैसा भेज दिया गया मगर उन्हें मिला नहीं, ये 5,000 रुपए का अमाउंट। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर लिखा था कैश सेल्स, तो जो कैश सेल्स यहां पर दिखाई गई है इसका मतलब ये कैश तो पहुंचा ही दिया गया हो 45,000। तो इसका मतलब इस 1,65,000 रुपीज में जो मिल चुके हैं उनमें से 45,000 तो कैश सेल्स वाला है, यानी जो कैश सेल्स से होने मिलने वाला कैश था वो था ये। और ये टोटल है, टोटल रिसीट्स, ये टोटल रेमिटेंस नहीं है, टोटल रिसीट्स है। रेमिटेंस में तो 5,000 भी आया मगर वो रास्ते में है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसमें से 1,20,000 जो है वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का पार्ट हो गया, जो रिसीव भी हो गया। टोटल अगर रेमिटेंस में देख लूं तो उस रेमिटेंस में से 1,70,000 में से अगर 45,000 माइनस कर दी जाए तो टोटल रेमिटेंस जो उन्होंने की है इस बची हुई में, देखो ध्यान से, 1,65,000 रुपीज ये था टोटल रिसीव्ड। ये 5,000 था जो अभी मिला नहीं है इन्हें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उन्होंने भेजा नहीं, उन्होंने तो भेज ही दिया था। ठीक बात है कि नहीं। तो मैं आपके लिए अब क्या कर रहा हूं, इस 1,65,000 की जगह टोटल रिसीट्स बाय हेड ऑफिस की जगह मैं टोटल रेमिटेंस लिख रहा हूं। यानी जितना पैसा मिला करके 1,70,000 भेजा गया, उस 1,70,000 की रेमिटेंस में से कैश सेल वाला अमाउंट कितना था, वही टोटल जितना भी ब्रांच ने रिसीव किया वो 1,70,000 था, उसमें से कैश सेल्स वाला 45,000 रुपए था। तो बाकी कैश जो बचा वो 1,25,000 बचा। ये 1,25,000 भला उनके पास कैसे आया? माय डियर फ्रेंड्स, ये वो पैसा है जो उन लोगों ने अपने डेटर्स से कलेक्ट किया होगा, यानी ये वो अमाउंट है विच इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, समझे मेरी बात कि नहीं? अच्छा, जब हम पैसा भेज देते हैं ना
तो ज़रूरी नहीं है कि इमिडिएटली मिल जाए उन्हें। ऐसा भी हो सकता है कि पैसा भेज दिया मगर अभी रास्ते में है, वो हेड ऑफिस तक पहुंचा नहीं है। तो ये 5,000 हुआ है, बट है तो कलेक्शन का ही ना, इसीलिए हमने इसे ऐड कर लिया। तो जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का टोटल अमाउंट था वो 1,25,000 निकल आया, और 45,000 कैश सेल्स वाला इस साल का अमाउंट है। इसका मतलब एक तो मुझे ये डेटर को देखना है, ओपनिंग को, दूसरा मुझे क्रेडिट सेल को देखना है, तीसरा रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स को देखना है, चौथा बैड डेट्स को देखना है, पांचवा मुझे डेटर अकाउंट में डिस्काउंट टू कस्टमर्स को देखना है, और छठा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स देखना है कि मैंने कलेक्शन कितनी की उनसे। समझे मेरी बात कि नहीं? अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर भी दिया हुआ कि नहीं? नहीं दिया हुआ, तो फाइंड आउट करना है, यही हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। तो आइए फटाफट से, जैसे अभी डेटर अकाउंट बनवाया था वही लिखते हैं। ओपनिंग 25 और 1,30,000 की क्रेडिट सेल। तो ओपनिंग 25 लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेमोरेंडम डेटर अकाउंट में, और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये लीजिए, ये लिख दिया 1,30,000 जो उधार की सेल थी, जो क्रेडिट सेल थी, पॉइंट नंबर 2। फिर 3,000 की रिटर्न हो गई, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर को क्रेडिट कर दिया, तो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट आ गया। फिर दो चीज़ें हमारे पास नजर आई, पॉइंट नंबर 4 और 5, 1,000 के बैड डेट्स, 2,000 के डिस्काउंट, इनको भी रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये दोनों भी हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद 1,25,000 रुपए जो हमने फाइंड आउट किए अभी, इसकी रिसीट हुई। ये टोटल रिसीट कलेक्शन फ्रॉम डेटर है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर और जो कैश सेल हुई थी, दोनों को मिला करके इन्होंने हेड ऑफिस में भेजा है। जो हेड ऑफिस में भेजा वो 170 ही था टोटल, लेकिन उसमें से 165 पहुंच गया और 5 नहीं पहुंचा। इसको अलग कर दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। मेन थॉट ये कि 1,70,000 अगर भेजा तो उस 170 में से 45,000 रुपया कैश सेल वाला था, तो 170 जरूर, 170 में से 45,000 माइनस करने के बाद वो जो 1,25,000 बचा वो जरूर कलेक्शन फ्रॉम डेटर ही होगा। इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर की एंट्री हमने यहाँ पर पास करनी है। तो ये बाय कैश आ गया, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, और ये बैलेंसिंग फिगर जो थी वो 24,000 की हमने यहाँ पर निकाल ली, राइट। इसके अलावा कैश की बात आएगी। कैश हमने कैसे लिया जी? ठीक है, ये देखें, कैश देखते हैं। एक तो इम्प्रेस्ड कैश था, यानी बिगिनिंग में 2,000 रुपया रखा था। इम्प्रेस्ड शब्द का मतलब हमने कैश बुक में सीखा हुआ है कि साल के अंत में या महीने के अंत में जो भी पीरियड बनाया उस ऑर्गेनाइजेशन का, सुन लो ध्यान से, इम्प्रेस्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या उसका डिपार्टमेंट है या उसकी ब्रांच है या कुछ भी है, जिसको भी वो कैश दिया जा रहा है, उसका जितना खर्चा होगा ना वो पूरा का पूरा उतना ही उसकी जेब में डाल दिया जाएगा उसके अंत में। ये होता है इम्प्रेस्ड का मीनिंग। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इम्प्रेस्ड का अमाउंट 2,000 है तो इसका मतलब क्लोजिंग भी 2,000 ही होना चाहिए। सीधी सीधी बात है। इम्प्रेस्ड सिस्टम के हिसाब से जो 2,000 आपने यहां लिखा है, ये क्लोजिंग भी 2,000 है, तो ये डायरेक्टली निकाल लिया मैंने। लेकिन कैश तो और भी भेजा गया, उसकी भी बात होनी चाहिए। तो हमने यहां पर जब देखा कि क्या कोई खर्चे के लिए कैश भेजा है, लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000, और यहां पर लिखा है पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000 खर्च भी कर दिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई। और 2,000 हमने इम्प्रेस सिस्टम से वैसे ही निकाल लिया कि 2,000 जो बिगिनिंग में था, जो आपके खर्च होंगे उतना हम पैसा भेजेंगे और एंड में आपकी जेब में उतना ही बचा होना चाहिए। तो 2,000 ही बचा होना चाहिए, इसके लिए कैश अकाउंट बना लो। तो ओपनिंग 2,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हेड ऑफिस से ट्रांसफर आया कैश, वो लिख दिया। खर्चे में ब्रांच ने 4,000 कर दिए, वो निकालने के बाद बैलेंसिंग फिगर 2,000 बच गई। सो दिस इज वेरी 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 इजी। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग सारे आ गए हैं। अब मुझे यहां पर देखना कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया जी ब्रांच अकाउंट का काम। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले टू ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, आइए देख लें। सबसे पहले 2,000 का ओपनिंग कैश, 25,000 के डेटर, ये आ गया जी कैश। ये आ गया डेटर्स का अमाउंट,
ये आ गया स्टॉक। स्टॉक भी दो तरह का है, पहला ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 24,000, दूसरा है जी डायरेक्ट परचेजेस जो इन्होंने अपने आप कर ली 16,000 की। तो स्टॉक कितना हो गया, 24 और 16 40। तो स्टॉक लिख देता हूं यहां पर, टोटल लिख देंगे दोनों का, दोनों का टोटल लिख देंगे 24 प्लस 16,000। ठीक है जी, 24 प्लस 16,000। तो कैश इंप्रेस्ड सिस्टम से 2,000 का अमाउंट था, 24 और 16 ये 40 हो गया जी। और डेटर का अमाउंट हमारे पास कितना बचा, लिखा हुआ है 25,000। तो मैंने यहां पर ये 25,000 भी लिख दिया। अच्छा, इसके बाद तो ये 25,000, ये 24, ये 16, ये 2 और कैश सेल्स, ठीक है ना, और पूरी कलेक्शन, इसकी भी बात होगी। अब ध्यान से समझिए, जो ले लिया, जो मिल गया और जो कलेक्ट होना अभी बाकी है, दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना। तो जो ले लिया और जो लेना बाकी है तो कलेक्शन। तो बाय कैश लिख के नेट रेमिटेंस, ये रेमिटेंस नॉट नेट रेमिटेंस, ये आ गया जी रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। कितनी आ गई, टोटल दो हिस्से थे इसके, एक था कैश रिसीव्ड, एक था कैश इन ट्रांजिट। ठीक है ना, क्योंकि रास्ते में भी था 5,000 रुपए, तो यहां दोनों दिखाने पड़ेंगे। ये है जी कैश रिसीव्ड और ये है कैश इन ट्रांजिट जो रास्ते में है, अभी मिला नहीं है। ठीक है ना। तो उन लोगों ने जो भेजा वो टोटल 170 भेजा था, जिसमें से 1,65,000 मिल गया। और कैश इन ट्रांजिट कितना है, 5,000 रुपए, हमने वो भी यहां पर लिख दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहां क्या लिखा है, उसके बाद यहां लिखा है डायरेक्ट परचेज हो गई। अब वो जो डायरेक्ट परचेज करेंगे उसकी पेमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ था इट इज मेड बाय हेड ऑफिस, पेमेंट्स आर मेड बाय हेड ऑफिस, जो भी वो डायरेक्ट परचेज करते हैं। लेकिन क्या वो पेमेंट यहां पर दिखाई गई, सवाल हमारे सामने ये है, क्या वो पेमेंट यहां पर दिखाई गई या सिर्फ डायरेक्ट परचेज दिखाई है, सिर्फ परचेज, कोई डायरेक्ट, कोई इसकी पेमेंट नहीं दिखाई गई कि हमने पेमेंट की हुई है। तो 45,000 की डायरेक्ट परचेज है, परचेज करेंगे और पेमेंट जो है हेड ऑफिस अपने आप करेगा। लेकिन अगर पेमेंट नहीं की तो इसका मतलब ये उधार की परचेज हो गई। तो हमने ब्रांच से तो ये पैसा लेना है मगर क्रेडिटर्स को ये पैसा देना है। तो इसका मतलब ये परचेज की जो कहानी आ गई वही आ गई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स के डायरेक्ट हमारी ब्रांच ने परचेज की, लेकिन क्वेश्चन में साफ लिखा है कि उस पेमेंट की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, वो हेड ऑफिस की है। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि जी ब्रांच को हमने क्या दिया, ये स्टॉक लेकर दिया, लेकिन अल्टीमेटली क्रेडिटर को ये पैसा देना है, तो लायबिलिटी क्रेडिटर की तरफ बन गई, इसीलिए क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट सेल की बात कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्या वो ऑलरेडी हो चुका है। कैश सेल्स, ये पेटी कैश नहीं है, कैश सेल्स हमारी जो कैश है बोला गया। अब उसके अलावा रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स का काम हो चुका है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमने 60,000 की गुड्स जो भेजी, लेट अस टॉक अबाउट दैट नाउ। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच की एंट्री पास कर दी जाएगी। ये आ गया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये लीजिए, जो सामान डायरेक्टली वहां से खरीदा वो अलग चीज, उसकी पेमेंट हमने करनी है, लेकिन ये तो हमने खुद भेजा यहां से 60,000 रुपए का। तो ये लीजिए 60,000 रुपए का अमाउंट भी हमने यहां पर लिख डाला। उसके बाद फिर आ गया ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। अब देखिए हमारे पास कैश अकाउंट हमने बना ही लिया था, ठीक है ना। हमने कैश भेजा उसे 4,000 और उस 4,000 में से 4,000 वहां पर खर्च भी हो गए और जो बचे वो 2,000। लेकिन सवाल ये आता है कि जो हमने इम्प्रेस्ड सिस्टम पर वो कैश अकाउंट बनाया उसमें तो कैश का आना और कैश का जाना ही तो रिकॉर्डेड था।
लेकिन ब्रांच अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमने जो जो ब्रांच के लिए किया, जो जो ब्रांच को दिया, वो सब उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब 4,000 का जो पैसा हमने उसे दिया, खर्चे के लिए ही तो दिया था, तो है तो ब्रांच के ऊपर किया गया खर्चा, तो वो 4,000 की रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। बोलिए यस और नो। इसीलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्या हो गया, ब्रांच एक्सपेंस का, ठीक है ना। आउट ऑफ पेटी कैश, ये पेटी कैश में से ये ब्रांच एक्सपेंस हो गए, तो आप इसे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट लिखिए। और कैश अकाउंट जो रिड्यूस हुआ वो पेटी कैश हुआ, इसीलिए लिख दिया जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस। वो कितने हुए, 4,000 के हुए, ये आउट ऑफ पेटी कैश हुए, तो हमने इस 4,000 की भी एंट्री यहीं पर रिकॉर्ड कर दी। फिर आगे चलते हैं, बैड डेट्स का काम हो चुका है, डिस्काउंट को यहां पर कुछ नहीं करना। रेमिटेंस हमने ऑलरेडी दिखा दी, लेकिन रेमिटेंस में ऐसा भी हो सकता था कि आप इसमें कैश रिसीव्ड, कैश कलेक्शन दिखा दिया ना, लेकिन ये रेमिटेंस टू हेड ऑफिस लिखा, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल था कि हम उसको 3 हिस्सों में दिखाते, यानी इसी रेमिटेंस टू हेड ऑफिस को कैश सेल्स अलग और कलेक्शन का बचा हुआ पैसा अलग, और ये कैश एंड ट्रांजिट अलग दिखाते, बट ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी बेसिकली हम ये काम भी कर चुके हैं। फिर आती है बात ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। तो अगर ये डायरेक्टली हेड ऑफिस ने पे कर दिए तो कोई पेटी कैश तो गया नहीं, ये ब्रांच एक्सपेंसेस हैं, मगर ये कैश गया सीधा, इसे आप पेटी कैश नहीं लिख सकते, ये आउट ऑफ पेटी कैश नहीं किया गया, तो इसीलिए अलग से लिखना पड़ेगा। ये 30,000 भी हो गया। फिर क्लोजिंग की अगर बात करूं तो डायरेक्ट परचेज और ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस मिला के दोनों का जो स्टॉक का अमाउंट है वो 25,000 है, यानी बाय क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स की जगह क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हो आप। तो हमने यहां स्टॉक लिख दिया, और स्टॉक में 25,000 प्लस 15,000 हमने दोनों को ऐड कर डाला, और ये आ गया जी 40,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, 40,000, 25 15 नहीं ना, 10 और 15 था, सॉरी गलती हो गई, ये 10 और 15 था, तो इसका मतलब टोटल भी कुछ और आएगा। 10 और 15 था, तो ये बन गया जी 25,000, ठीक है। ये 10 और ये 15, 25। फिर डेटर की क्लोजिंग हमने निकाली थी अभी, 24,000 रुपए, वो लिखी जाएगी, तो ये लिख दिया डेटर का अमाउंट कितना है। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश, अच्छा ये मैंने कैश खाली लिख दिया था, इट इज़ बेटर कि हम वहाँ इम्प्रेस्ड सिस्टम भी लिखें, ठीक है ना। तो डेटर 24,000 के, और 2,000 रुपए का हमारा किसका अमाउंट आ गया, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। एंड में 4,000 की बात है, बस कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। अब देखते हैं जी साइड कौन सी ज्यादा है। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट है, नहीं तो फिर लॉस है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 170। अब इसका टोटल अगर किया तो कितना आ गया, थोड़ा सा इसके एक के नीचे एक लिख देता हूं, ये लीजिए। तो ये क्या, 6 5 11 और 10 21, 2 कैरी किया, 8 और 2 10 2 12, 1 कैरी किया, यह आ गया 2,21,000। 2,21,000 में सब माइनस कर देते हैं, ये आ गया 0 0 0, 2 और 5 7 और 5 12, 12 4 16, 16 में कितने ऐड करूं कि एक आ जाए इस पर, 16 और 5 21, तो राइट हैंड साइड में यूनिट में एक आ गया। 16 5 21, 2 कैरी किया, 2 और 2 4 4 8 और 4 12 और 6 18 और 3 21, 21 में कितने ऐड करूं कि 22 आए, 21 और 1 22, तो ये 15,000 का ये आ गया जी प्रॉफिट। हम इसे जनरल P&L में डाल देंगे, हम इसे जनरल P&L में नेट प्रॉफिट को डाल देंगे, और यही हमारी माय डियर फ्रेंड्स बैलेंसिंग फिगर भी है। जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आए तो उसका तरीका मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि आपको कैसे करना है, पूरे के पूरे प्रोफॉर्मा के साथ, और ये अकाउंट बना के सब चीज़ें सिखा दी।
अब इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चंस अगले सेशन में करेंगे दोस्तों। इस सेशन में जो भी हमारा बेसिक सिस्टम था डेटर मेथड का, वो भी किसमें, डिपेंडेंट ब्रांचेस में, हमने आज वो सीखा। फिर आने वाले समय में दो और मेथड आएंगे इसके, स्टॉक एंड डेटर मेथड से भी करेंगे सेम क्वेश्चन को स्टॉक एंड डेटर मेथड से भी कर सकते हैं, फिर उसके फाइनल अकाउंट से बना सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग P&L बनेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शंस भी हमारे सामने आने वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छी तरह से इसको रिवाइज करिए। आने वाले समय में फिर से होगी मुलाकात, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।